आइए अर्थव्यवस्था के चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 का पार्ट 2। कल हमने पढ़ा था अर्थशास्त्र के बारे में। हमने बताया था कि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। कई विद्वानों ने अलग अलग मत दिया था, सबने अपनी अपनी परिभाषा दी थी और ये भी बताया था कि अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र में अंतर क्या है, जिसको हमने बोला था आगे पढ़ने के लिए। तो आज हम ये कंप्लीट करते हैं। बाकी आप पीछे जाके देख सकते हैं कि अर्थव्यवस्था की उत्पत्ति कैसे हुई, अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, आप पार्ट 1 में जाके देख सकते हैं। यहाँ पर है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। अर्थशास्त्र हमने पढ़ाया था कि धन के विज्ञान को अर्थशास्त्र कहते हैं। अर्थ और शास्त्र, देखिए अर्थ और शास्त्र, ये जो है ना अर्थ और शास्त्र, यहाँ पर जो ये अर्थ है, अर्थ का मतलब होता है धन और शास्त्र का मतलब होता है अध्ययन करना। मतलब धन का अध्ययन अर्थशास्त्र है, ठीक है। तो ये अर्थशास्त्र हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था। फिर हम दोनों के बीच अंतर को समझेंगे कि अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र के बीच अंतर क्या है। अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र का व्यवहार है। ध्यान रखिएगा, अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र का व्यवहार है। अर्थशास्त्र के अध्ययन को जब उपयोग में लाया जाता है तो उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब अर्थशास्त्र हमने पढ़ाया था, अर्थशास्त्र क्या पढ़ाया था, धन के विज्ञान, मतलब कि धन के विज्ञान को अर्थशास्त्र कहते हैं। मतलब ये कि अर्थ और शास्त्र शब्द में ही निहित है। अर्थ का मतलब होता है धन और शास्त्र का मतलब होता है अध्ययन, धन का अध्ययन, ठीक है ना। लेकिन जब उसको उपयोग में लाया जाता है, जब उसकी उपयोग करने लगते हैं तो उसे हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। ये क्लियर हो गया अर्थव्यवस्था। यहाँ पर एक और है, देखिए अर्थशास्त्र के व्यवहारिक अध्ययन को ही अर्थव्यवस्था कहा जाता है। व्यवहारिक अध्ययन मतलब कि जब उसको उपयोग में लाना। व्यवहारिक, व्यवहार का मतलब वही चीज़ है ना, जब वो उपयोग होने लगे, आप एक दूसरे से जब टच होने लगे। तो ये आपका हो गया अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था वह काल्पनिक क्षेत्र है जहाँ आर्थिक वस्तुएं सेवाओं के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों का निष्पादन किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो आर्थिक वस्तुएं होती है, आर्थिक वस्तु कुछ भी हो सकती है। आप कोई भी सामान खरीदते हैं, किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ आप ले लीजिए, तो पैसे कुछ ना कुछ देने पड़ते हैं या लेने पड़ते हैं। पैसा दे के, आजकल तो वही सिस्टम चल रहा है पैसे वाला, जो हर एक चीज़ का रेट निर्धारित है, तो हम पैसे दे के खरीदते हैं और पैसे लेकर हम बेचते भी हैं सामान, है ना। पहले सामान का आदान प्रदान होता था जिसको विनिमय कहते थे। विनिमय, सामान का आदान प्रदान करना, उसको एक ज़माने में बार्टर सिस्टम भी कहा जाता था। वो आगे पढ़ेंगे। तो ये समझ में आया। अर्थव्यवस्था वह काल्पनिक क्षेत्र है जहाँ आर्थिक वस्तुएं सेवाओं के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों का निष्पादन किया जाता है। आर्थिक गतिविधियों का मतलब कि आर्थिक क्रियाएं और आर्थिक वस्तुएं और आर्थिक गतिविधियाँ। कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी वस्तु को अगर आप देंगे, आर्थिक वस्तु, किसी भी सामान को आप ले लीजिए, मतलब कि उसमें उसका रेट निर्धारित होता है, उसका अपना एक मूल्य होता है, ठीक है ना। और उस लेन देन, आर्थिक गतिविधियाँ, लेन देन हो गया, ठीक है ना। आर्थिक गतिविधियों का निष्पादन किया जाता है। जब हम एक दूसरे से सामान खरीदते हैं, बेचते हैं, तो हम पैसे देते हैं और सामान लेते हैं। तो ये सब ये व्यवहार में आ गया, तो इसको हम अर्थव्यवस्था बोलेंगे, है ना। और जब हम धन का अध्ययन, अर्थशास्त्र, धन का अध्ययन, जब हम
अध्ययन करेंगे तो उसे हम अर्थशास्त्र बोलेंगे, ठीक है ना, अर्थशास्त्र। अब आपका नेक्स्ट है, जब हम किसी देश को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं तो उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं, ठीक है ना। आप इन तीनों में से कोई भी आप एक दे सकते हैं, ये भी बता सकते हैं अर्थव्यवस्था की परिभाषा, और ये भी हो सकती है, ठीक है। अब अभी हमने बताया आपको कि अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र का अर्थ होता है धन संबंधी, एवं शास्त्र का अर्थ होता है अध्ययन, ठीक है ना। अर्थ और शास्त्र, अभी बताया मैंने कि अर्थ का मतलब होता है, ये लिखा है ना, अर्थ होता है धन संबंधी, और एवं शास्त्र का अर्थ होता है अध्ययन, है ना, अध्ययन। अतः धन से संबंधित अध्ययन की प्रणाली को हम अर्थशास्त्र कहते हैं। अब देखिए दोनों में अंतर आपको स्पष्ट हो गया होगा, अर्थशास्त्र में और अर्थव्यवस्था में। अर्थशास्त्र मतलब धन का अध्ययन, उसकी एक विद्वान ने परिभाषित भी किया कि धन के विज्ञान को हम अर्थशास्त्र कहते हैं। शब्द में ही छुपा है अर्थशास्त्र, अर्थ का मतलब धन, शास्त्र का मतलब अध्ययन, धन का अध्ययन मतलब अर्थशास्त्र। और जब अर्थशास्त्र को जब हम उपयोग में लाएंगे तो आप उसे अर्थव्यवस्था कहेंगे, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हम वही चीज़ है, अब अंतर हम समझ लेते हैं, वही चीज़ है, सेम चीज़। अर्थशास्त्र के अंतर्गत विषय और सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, सिद्धांत और विषय, सब्जेक्ट, ठीक है ना। अर्थशास्त्र के अंतर्गत उसके क्या प्रिंसिपल है, उस क्या सब्जेक्ट है, उसको अध्ययन किया जाता है, ठीक है। जबकि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना। ये आपका क्लियर हो गया अंतर भी, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में अंतर। अब हम अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाएं पढ़ेंगे। आर्थिक क्रियाएं मतलब क्या? आर्थिक क्रियाएं मतलब जिन सभी चीज़ों से मिलके एक अर्थव्यवस्था बनता हो, ठीक है ना। जब आखिर अर्थव्यवस्था ऐसे तो बनेगा नहीं, छोटे छोटे चीज़ मिलके बनेंगे, हैं। तो अर्थव्यवस्था के लिए कुछ आर्थिक क्रियाएं होती हैं। जब इसका निष्पादन होता है, मतलब जब इस पर कार्य होता है, तब अर्थव्यवस्था बनती है। अब हम आते हैं उत्पादन में। पहला जो आर्थिक क्रिया है उत्पादन, उत्पादन हम पढ़ेंगे। यह एक ऐसी आर्थिक क्रिया है जिसमें वस्तु की उपयोगिता या वस्तु के महत्व में वृद्धि होती है। वस्तु की उपयोगिता एवं वस्तु के महत्व में वृद्धि होती है। आगे है उत्पादन में श्रम, पूंजी एवं तकनीकी आदि का व्यापक महत्व होता है। अतः यह विषय अर्थशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है। कहने का मतलब ये है उत्पादन, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है उत्पादन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोडक्शन। अब समझिए इस बात को, ये एक आर्थिक क्रिया है अर्थव्यवस्था की। अर्थव्यवस्था खाली एक चीज़ से मिलकर नहीं बनेगी ना, उसके लिए छोटे छोटे रूप होते हैं, उसमें से एक आर्थिक क्रिया है उत्पादन। अब इसमें क्या है कि इसमें उत्पादन के लिए आपको श्रम चाहिए, ठीक है ना, मैनवर्क, काम करने के लिए श्रम चाहिए, पूंजी लगानी पड़ेगी, और उसके बाद तकनीकी का भी सहारा चाहिए, जैसे कि मशीनें हो गई। कंपनी में आपने बहुत सारी मशीनें देखी होगी, कोई भी सामान आजकल मशीन से बन रहा है, इसके बावजूद भी आपको श्रम चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो जब उसके बाद जब ये तीनों चीज़ वहाँ मिलेंगे एक जगह पे, एक स्थान पे, तो किसी सामान को लाया जाएगा, कच्चे माल को, ठीक है, और उसको एक रूप दे दिया जाएगा। जैसे गेहूँ है, गेहूँ को लाया जाएगा, तो गेहूँ को लाने के बाद उसको वहाँ पर ब्रेड में तब्दील किया जाएगा, ठीक है ना। वस्तु के महत्व में वृद्धि, देखिए यहाँ पर है ना, वस्तु के महत्व में वृद्धि।
मतलब कि उसको जब गेहूँ, ऐसे तो कोई गेहूँ खाएगा नहीं, लेकिन अगर उसी गेहूँ को अगर हम ब्रेड बना दें तो फिर उसका महत्व बढ़ जाता है। ठीक है ना। आप कच्चा माल है, धागा है, अगर उसे हम उस धागे को पिरो के बढ़िया से एक माला बना दें तो उसका महत्व बढ़ जाएगा। लोग उसे, और उसी धागे से अगर कपड़ा बना दिया जाए, टी शर्ट बना दिया जाए, ठीक है ना। आपने जीन्स को भी देखा होगा, एक उसमें महीन महीन धागा दिखता है जब फटने लगता है। तो धागे से एक बढ़िया चीज़ जब बना दी जाती है तो उसका महत्व बढ़ जाता है। लेकिन धागा किसी काम का नहीं है। आप बांध सकते हैं कहीं, मतलब हर एक जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप बांधने के काम आता है किसी भी चीज़ को, लेकिन अगर उसी का एक प्रोडक्ट बना दिया जाए तो उस वस्तु का महत्व बढ़ जाता है। ठीक है ना। उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है। ठीक है ना। उपयोगिता, जब जीन्स बन जाएगा धागे से तो आप उसे पहनने, मतलब कि पहनने के काम आएगा। तो यही चीज़ है। तो ये आपका हो गया उत्पादन। उत्पादन के अंतर्गत किसी वस्तु अथवा सेवा का आवश्यकता के अनुसार निर्माण या उपयोग किया जाता है, जिससे उसकी संरचना में परिवर्तन होता है। संरचना में परिवर्तन होता है, कहने का मतलब वही है जो अभी बताया मैंने। उस गेहूं को आपने परिवर्तित कर दिया, किस में? ब्रेड में कर दिया। ठीक है। तो अब जब ब्रेड बन जाएगा तो उसकी उपयोगिता बढ़ जाएगी और सुबह नाश्ते में लोग उसको खरीदेंगे और उसी का रेट बढ़ जाता है। गेहूं आपका सस्ता मिलेगा, लेकिन आप ब्रेड खरीदने के लिए जाएंगे तो वो महंगा मिलेगा आपको। यहाँ पर ये है आगत। ये शब्द थोड़ा अटपटा है लेकिन बहुत आसान है। आगत और निर्गत। आगत का मतलब होता है इनपुट और निर्गत का मतलब होता है आउटपुट। तो आगत को निर्गत में बदलना उत्पादन है। ठीक है ना। आगत को निर्गत में बदलना उत्पादन है। कैसे? गेहूं छोटा सा दाना है, वो क्या है? आपका इनपुट हो गया, आगत हो गया। आपने उसको ब्रेड में बदल दिया, खाने लायक हो गया ना, उपभोग के लायक, तो उसको हम क्या बोलते हैं? निर्गत, आउटपुट। तो आगत को निर्गत में बदलना ही उत्पादन है, प्रोडक्शन है। उत्पादन समझ में आया? चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम आते हैं उपभोग। अब देखिए, उत्पादन एक आर्थिक क्रिया थी, उपभोग एक आर्थिक क्रिया हो गई। उत्पादन का उपयोग उपभोग कहलाता है। समझ गए? उत्पादन का उपयोग उपभोग कहलाता है। अब जैसे ब्रेड बन गया, तो ब्रेड अब बनेगा तो कंपनी में बनेगा, तो कंपनी अपने पास थोड़ी ना रखेगी, उसे मार्केट में बेचने के लिए भेजेगी और ग्राहक उसे खरीदेंगे। तो जब उपभोग किया जाता है, जब उसे कोई कंज्यूमर या कोई ग्राहक उसे खरीदता है खाने के लिए, तो उपभोग हो गया। तो उपभोग कहलाता है। उत्पादन का उपयोग करना, उत्पादन का उपयोग उपभोग कहलाता है। उपभोग वह आर्थिक क्रिया है जो उत्पादन के उद्देश्य की पूर्ति करती है। उत्पादन के उद्देश्य की पूर्ति, कहने का मतलब ये है कि देखिए, दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। अगर उत्पादन अगर हो रहा है तो उपभोग भी होना चाहिए। अगर आप मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई ख़रीदने वाला नहीं है, कोई उसे लेने वाला नहीं है, तो आप बना के करेंगे क्या? उल्टा घाटा हो जाएगा। तो सब दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि उत्पादन के उद्देश्य की पूर्ति करती है कौन? उपभोग। ठीक है ना। अगर उत्पादन होगा, उत्पादन का उद्देश्य क्या होता है? उत्पादन का उद्देश्य यही होता है कि उसको कंज्यूमर तक पहुंचाना। यही बात है ना। कंज्यूमर तक पहुंचेगा तो और उत्पादन होगा। जब कोई लेगा ही नहीं तो उत्पादन उसका कम पड़ जाएगा। उत्पादन वो कम कर देगा, है ना, वो उत्पादन करेगा नहीं। जैसे कि आपने देखा होगा अभी फ़िलहाल, जैसे कि अभी लॉकडाउन की वजह से पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। लोग बहुत कम सामान बना रहे हैं,
क्योंकि लोग खरीदने वाले हैं ही नहीं, लोग बाहर निकलने से डर रहे हैं, है ना। आगे, उपभोक्ता की ओर से मूल्य चुकाकर आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त किया जा सकता है। वही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि अगर आप किसी भी चीज़ को अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आप उसे पैसे दे करके आप उसे ले सकते हैं। तो मतलब कि जो उत्पादन है उसको आप ले सकते हैं पैसे दे के, मूल्य चुका करके, है ना। अब नेक्स्ट है निवेश। यह वह आर्थिक क्रिया है जिससे उत्पादन का विस्तार किया जाता है ताकि आर्थिक लाभ प्राप्त किया जा सके। कहने का मतलब ये है कि देखिए, कोई भी अगर कंपनी है, चाहे आप ही कोई कंपनी खोलते हैं, तो आप उसमें क्या करेंगे, आप पहले थोड़ा पैसा लगाएंगे, मतलब निवेश करेंगे। अगर ठीक ठाक अगर उसका उत्पादन हुआ और उपभोग हुआ, लोग आपसे जुड़ने लगे, तो आप क्या करेंगे, आप उस काम को और आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, आप उसमें और पैसा लगाएंगे। जब आप और पैसा लगाएंगे तो आपको और ज़्यादा लाभ होगा। वही चीज़ है निवेश, ठीक है ना, इन्वेस्ट करना। तो इन्वेस्ट किस लिए किया जाता है, लाभ कमाने के लिए। ज़्यादा पैसा लगाएंगे तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा, थोड़ा पैसा लगाएंगे तो आपको थोड़ा सा लाभ मिलेगा, है ना। तो निवेश से आर्थिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है। उसके बाद है विनिमय। अभी मैंने बताया आपको कि पहले क्या होता था कि पहले मुद्रा नहीं होती थी, पहले पैसा नहीं चलता था। लोग सामान एक दूसरे को दे करके अपना काम चला लेते थे, उसको बार्टर सिस्टम कहा जाता था। एक सामान आपके पास, जो सामान ज़्यादा है आप उसको दे दीजिए, जो सामान आपको चाहिए उससे आप ले लीजिए। कुछ भी, आलू, प्याज, गेहूँ, चावल, दाल, कुछ भी, पहले यही होता था, मुद्राएं नहीं होती थी। तो विनिमय का अर्थ वस्तुओं के आदान प्रदान से होता है, ठीक है ना। विनिमय, आदान प्रदान करना वस्तुओं का। लेकिन आज के अर्थशास्त्र के हिसाब से विनिमय ऐसी आर्थिक क्रिया है, देखिए यहाँ पर आर्थिक क्रिया लिखा है ना, विनिमय ऐसी आर्थिक क्रिया है जिसका संबंध वस्तुओं की खरीद बिक्री से है, ठीक है। आज के अर्थशास्त्र के हिसाब से विनिमय ऐसी आर्थिक क्रिया जिसका संबंध वस्तुओं की खरीद बिक्री से है। क्यों? क्योंकि आजकल पैसा चलता है, हम पैसे दे करके खरीदते हैं, या पैसे दे करके कोई हमें पैसा दे करके हम कोई सामान बेच सकते हैं और उसके एवज में हम उससे पैसा लेंगे, ठीक है ना। मतलब पैसा चलता है, हर एक सामान का मूल्य निर्धारित है और आप जितने पैसे का आप उतना पैसा दे दीजिए और उस सामान को ले लीजिए, है ना। तो ये आपका हो गया विनिमय, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। यह क्रिया धनराशि या मूल्य द्वारा की जाती है। अभी बता ना, पैसे दे करके, धनराशि या मूल्य द्वारा। आजकल ऑनलाइन पेमेंट का भी चलन हो गया है ना। इसलिए इसे उत्पादन मूल्य भी कहा जाता है। अब यहाँ समझिए, उत्पादन मूल्य कैसे। उत्पादन मूल्य, अगर आप कोई सामान खरीदते हैं, जैसे मान लीजिए आप कुछ बिस्किट खरीदते हैं, तो आप बिस्किट 10 रुपये का है तो आप 10 रुपया दुकानदार को 10 रुपया देते हैं, 10 रुपये में आप बिस्कुट ले लेते हैं। और वही बिस्कुट आप दुकानदार जो है वो थोक मार्केट से खरीद के लाता है, थोक दुकान से, ठीक है ना। थोक विक्रेता जो होते हैं वहाँ से खरीद के लाता है, तो आखिर उस बिस्कुट का पैसा वो वहाँ भी देता है। और जो थोक विक्रेता है वो जहाँ पर बिस्कुट का निर्माण होता है वहाँ पर पैसा जमा करके वो बिस्कुट खरीद के लाता है, ठीक है ना। तो देखिए, एक तरीके से चेन बन गई। वो कंपनी, जिस कंपनी में बिस्किट या बिस्कुट का निर्माण हो रहा है, सीधे आपसे जुड़ गई। मतलब जो आपने 10 रुपया दिया, वो 10 रुपया दुकानदार के पास गया। उस दुकानदार ने बिस्कुट पहले से ख़रीदा था तो उसने पहले ही थोक विक्रेता को पैसा दे दिया था। थोक विक्रेता ने कंपनी से माल उठाया था तो थोक विक्रेता ने पहले ही कंपनी को पैसा दे दिया था, ठीक है ना। तो देखिए, आपका पैसा, ये पूरा चेन बन गया। पूरा पैसा आखिर कहाँ जा रहा है? कंपनी के पास।
तो ये आपका उत्पादन मूल्य हो गया, क्योंकि कंपनी उसका उत्पादन करती है ना। कंपनी उत्पादन करती है तो उसका रेट निर्धारण करती है कि आखिर इतने रुपए में ये प्रोडक्ट बेचना है, और वो प्रोडक्ट जितने का होगा उतना पैसा कंपनी के पास चला जाएगा एक चेन के रूप में। तो इसीलिए इसको हम उत्पादन मूल्य कहते हैं। विनिमय को दो भागों में बांटा जा सकता है, वाणिज्यिक विनिमय और व्यापारिक विनिमय। ठीक है, याद कर लीजिएगा, बेहतर रहेगा। अब हम आते हैं वितरण। ठीक है ना, वितरण किसे कहते हैं? वितरण भी एक आर्थिक क्रिया है। किसकी? अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रिया है। वितरण वह आर्थिक क्रिया है जिसका संबंध उत्पादन के साधनों की कीमतों से है। उत्पादन के साधन, देखिए शब्द को समझिए, उत्पादन के साधन। उत्पादन मतलब कि कोई कुछ ना कुछ साधन होना चाहिए ना उत्पादन के लिए, और वो कुछ भी हो सकता है। अब जैसे ज़मीन हो गया, श्रमिक हो गया, पूंजी तथा उपक्रम, है ना। आप इसे साधन मूल्यांकन भी कहा जाता है, और आप इससे क्या कर सकते हैं? उत्पादन कर सकते हैं। आपको आर्थिक क्रिया है ये, तो आप इससे पैसा कमा सकते हैं। कहने का मतलब ये है। और ये वितरण मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट करके। कैसे समझिए बात को, यहाँ पर है ज़मीन का मूल्य अर्थात किराया। अगर आपके पास कोई ज़मीन है, आपके पास कोई रूम है, तो आप किराए पर दे दीजिए। ठीक है, आपको उससे किराया मिलेगा, आर्थिक गतिविधियाँ चलती रहेंगी, आपको पैसा भी मिलेगा। श्रम का मूल्य, अगर आप मजदूरी करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, चाहे मजदूरी चाहे कुछ भी, अगर आप काम करते हैं तो आपको पैसा मिलेगा। ठीक है ना। इसके अलावा पूंजी का मूल्य, आपके पास पैसा है, आप किसी को पैसा उधार दे दीजिए तो आपको ब्याज मिलेगा, है ना। उसके बाद उपक्रमी या उद्यम का मूल्य अर्थात लाभ। आपने कोई उपक्रम बिठाया तो आपको जाहिर सी बात है लाभ मिलेगा ही मिलेगा। आप उत्पादन करेंगे, लोग उसे खरीदेंगे, तो आपको उत्पादन होगा और लोग खरीदेंगे, आपको पैसा भी मिलेगा। तो यही चीज़ है यहाँ पर वितरण में यही है कि आप डिस्ट्रीब्यूट करके, कहने का मतलब सामान आपका ही रहेगा, है ना। आप डिस्ट्रीब्यूट करके आप एक दूसरे से आप आर्थिक गतिविधियों को संचालित कर सकते हैं और आप पैसा कमा सकते हैं। किसी कंपनी, संस्था या देश के द्वारा निर्मित वस्तु या सेवा को नागरिक एवं उपभोक्ता तक पहुंचाने का तंत्र ही वितरण प्रणाली कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर ये स्पष्ट हो गया। किसी कंपनी, मान लीजिए कोई कंपनी है या फिर कोई संस्था है या देश के द्वारा कोई निर्मित कोई वस्तु है या सेवा है, उसको अगर नागरिक या फिर उपभोक्ता तक पहुंचाने का जो तंत्र होता है उसी को वितरण प्रणाली कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप बैठे हैं कहीं और, ठीक है ना, कंपनी है मान लीजिए नोएडा में, आप बैठे हैं लखनऊ में, तो दोनों में फासला है ना। नोएडा में कंपनी है, नोएडा में कंपनी उत्पादन कर रही है, आप लखनऊ में बैठे हैं, आपको किसी सामान की ज़रूरत है, तो आप क्या करते हैं? आजकल तो ऑनलाइन चलन हो गया, आप फ्लिपकार्ट या अमेज़न पे आप ऑर्डर करते हैं और 3-4 दिन में वहाँ से सामान आपके घर तक डिलीवर हो जाता है ना, और आप उसको पेमेंट कर देते हैं। तो एक तरीके से क्या हो गया, ये वितरण हो गया ना, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, है ना। आप वहाँ से बैठे बैठे आप सामान यहाँ भेज दिया और आप यहीं से बैठे बैठे आपने पैसा भी दे दिया, है ना। ये चीज़ है। वितरण वह अध्ययन है जिसके द्वारा ज्ञात होता है कि देश में जो उत्पादन किया जाता है उसका देश के राष्ट्रीय आय
व सकल घरेलू उत्पाद का वितरण वेतन, मजदूरी तथा लाभ में कैसे प्रयोग किया जाए। ठीक है, क्या है वितरण? वह अध्ययन है जिसके द्वारा ज्ञात होता है कि देश में जो उत्पादन किया जाता है उसका देश के राष्ट्रीय आय व सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी, ठीक है ना, जीडीपी का वितरण वेतन, मजदूरी तथा लाभ में कैसे प्रयोग किया जाए, ये वितरण से हम प्राप्त कर सकते हैं अध्ययन करके। अब देखिए अर्थव्यवस्था की शाखा, अर्थशास्त्र की शाखाएं। अर्थशास्त्र दो प्रकार के होते हैं। अभी बताया ना मैंने कि अर्थ और शास्त्र। अर्थ का मतलब धन, शास्त्र का मतलब अध्ययन। तो ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र जिसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, और एक होता है समष्टि अर्थशास्त्र मतलब कि मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब कि ये होता है कि जैसे कि बहुत छोटा होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत छोटे लेवल पे होता है, जैसे कि एक व्यक्तिगत आप मान लीजिए, ठीक है ना, अर्थशास्त्र। और इसमें समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो, ये बड़ा होता है, इसमें पूरे राष्ट्र, पूरे भारत का की अर्थव्यवस्था को देखते हैं। और इसमें क्या होता है व्यक्तिगत अर्थव्यवस्था को देखते हैं। आगे हम यही पढ़ेंगे। आज इतना ही।